ये विस इंडिसेस क्या होता है, मिरर इंडिसेस को क्यों पढ़ते हैं हम, विस इंडिसेस के बाद मिरर इंडिसेस क्यों पढ़ते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये सब बहुत सारे डाउट्स। अब मैं सब डाउट्स क्लियर नहीं कर सकती, पर हाँ जितना मुझे समझ पाया मैं उतना आपको आज पढ़ाऊँगी। जहाँ पर आपको डाउट होगा आपको बताना पड़ेगा कमेंट में, और वैसे डाउट को मैं अगर आप मुझे लगा कि वो क्लियर करने के लायक है तो मैं क्लियर ज़रूर करूँगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक को पढ़ना, विच इज़ अवर विस इंडिसेस एंड मिरर इंडिसेस, ठीक है। सो हेडिंग दीजिएगा, बड़ा हेडिंग दीजिएगा, विस इंडिसेस को पढ़ना। देखिए देखो बेटा, विस इंडिसेस क्या होता है। देखिए विस इंडिसेस को हम पढ़ते क्यों हैं, इससे पहले हमको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा, विच इज अवर क्रिस्टल का एक्सिस। क्रिस्टल का एक्सिस जिसको हम पढ़ते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के नाम से। अब देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में ये वाला एक ग्राफ बताया था, आपको अगर याद हो कि क्या है आपका, अगर बच्चे को समझ रहे हो कि कुछ डायग्राम ऐसे जा रहा है, नहीं, ये जो पर्टिकुलर आपको दिख रहा है ना एक्सिस, ये एक्सिस 3D स्ट्रक्चर का आउट ऑफ प्लेन का ये रहता है, क्या रहता है, आउट ऑफ प्लेन का लोकेशन। आप समझो एक रूम होता है, रूम क्या होता है, क्यूब होता है। क्यूब को अगर आप कोई एक एच के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आप देखो कि एक एच से 3 एच जुड़े हुए हैं, और ये पर्टिकुलर 3 एच का एक जो कटिंग पॉइंट है, और मुझे कहना चाहिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। मतलब एक कोई कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा 3 एक्सिस, और वही 3 एक्सिस का जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन आपको क्या बताता है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का लोकेशन। मतलब जो पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होगा वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक्चुअल में कौन से क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है, ये आपको कौन बताएगा, जो पर्टिकुलर आपका एक्सिस रहेगा। अब वो एक्सिस को हम कैसे देखेंगे, पहले तो आप ओरिजिन देखो, ओरिजिन से हमको क्या मदद मिलेगी, ओरिजिन से हमको मदद मिलेगी जो पर्टिकुलर ओरिजिन है उससे ही 3 एक्सिस पास कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अब उसी ओरिजिन से आप क्या देखोगे कि उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो एक पर्टिकुलर एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स ऐसा वाला प्लेन बन रहा है, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है। अगर मैं क्यूब की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप अच्छे से समझो, दिमाग खोल के समझो। देखिए अगर मैं पर्टिकुलर क्यूब की बात कर रही हूँ, अगर मैं पर्टिकुलर क्यूब की बात कर रही हूँ, तो क्यूब में जो आपका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस रहता है वो क्या रहता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये होता है कि आप जो भी प्लेन देखोगे, ठीक है, एक्सिस के साथ दीवार भी होगा ना, आप सिंपल एक एक्सिस से नहीं देख रहे हो, एक्सिस के साथ साथ दीवार भी चिपके। अब ये 3 दीवार में जो प्लेन बन रहा है, दीवार आपको प्लेन है, अब ये प्लेन के बीच में जो आप कॉर्नर के साथ आप ओरिजिन को मैं देखने बोल रही हूँ, वो जो पर्टिकुलर प्लेन का जो आप एक्सिस देख रहे हो, 2 एक्सिस को मिला के जो प्लेन बन रहा है, वही एक्सिस के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है, और वही 90 डिग्री अगर वो पर्टिकुलर ओरिजिन के सब एक्सिस के साथ है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री लाइक दैट, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अगर आपका कुछ ऐसा एंगल बन रहा है, सिचुएशन बन रहा है जहाँ पर ओरिजिन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका 3 एक्सिस के साथ 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एक प्लेन का एंगल दे रहा है। सो यहाँ तक ये बिल्कुल प्रूव हो जाएगा कि जो पर्टिकुलर हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की बात कर रहे हैं, वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आपका क्या है, क्यूब है, क्यूब का क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। सो अगर आपको कोई बोले कि ये क्या है, तो आप बोलोगे कि ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर है, किसका, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप बोलो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पर अगर आप ऐसे बोलोगे कि अच्छा ये एक शायद क्रिस्टल का होगा कुछ 3D स्ट्रक्चर, और ये 3D स्ट्रक्चर एवरी क्रिस्टल में होता है, तो गलत होगा, ठीक है, तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, अब मैं ये समझा देती हूँ। देखिए 3D
दिख गया। पर 3D स्ट्रक्चर ये एवरी टाइम क्यूब का ही हो, ये मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका पर्टिकुलर क्यूब का पर्टिकुलर आपका स्ट्रक्चर है, ये जो XYZ एक्सिस है, ये एवरी टाइम क्यूब का ही हो। क्यों? क्योंकि क्यूब के लिए पर्टिकुलर जो आपका XYZ एक्सिस होगा वो क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। पर अगर मैं आपको याद दिला दूँ कि हमने 12th में ब्राइविस लेटिस और उसके पहले 7 क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ रखा था। क्या पढ़ा था? ब्राइविस लेटिस। अगर आपके पास 12th का बुक है तो आप एक बार खोल के देखो कि 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था हमने, और 7 क्रिस्टल सिस्टम के बाद हमने ब्राइविस लेटिस को डिस्कस किया था। तो मैंने अगर नहीं पढ़ा है तो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे ना, तो आप समझो कि जो आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर क्यूब एक आपका क्रिस्टल होता है। पर क्यूब के बाद आपको बहुत सारे सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि 3D होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँगी क्यूब के नीचे आपको ऑर्थोरोम्बिक दिख जाएगा। ठीक है, क्यूब सबसे पहले आता है क्योंकि क्यूब बहुत कॉमन है। क्यूब आपको पहले ही दिख जाएगा, ऊपर आपको दिख रहा होगा। क्यूब के नीचे आपका ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, मोनोक्लिनिक हो सकता है ना, ट्राइक्लिनिक हो सकता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब सबका 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में XYZ आता है, पर सब में डिफरेंस क्या होता है? उनके इंटरफेशियल एंगल्स बोल लो, या उनके इंटर जो आपका अल्फा बीटा है वो इक्वल नहीं होता। ठीक है, सिर्फ क्यूब में ही ये पॉसिबल है कि उनमें अल्फा बीटा और गामा बिल्कुल इक्वल होता है ना। मैं लेंथ की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि लेंथ इसका ABC हो भी सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, और A भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्यूब की बात कर रही हूँ तो आप समझो कि उनका A सब सेम है। ठीक है, मतलब उनका जो लेंथ है वो सेम है। ठीक है, अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूँ, है ना, क्यूबॉइड की बात करूँ तो भी वो एक अल्फा बीटा गामा आपको एंगल देगा। ठीक है, क्यूबॉइड में भी अल्फा बीटा गामा एंगल होता है, उसके लिए हम अलग से स्टडी करेंगे। पर अगर मैं क्यूब की बात कर रही हूँ तो आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग समझो कि क्यूब में क्या होता है, आपका जो पर्टिकुलर लेंथ होता है वो लेंथ 3 जो आपको पर्टिकुलर लेंथ आप देखोगे एक्सरसाइज में, एक्चुअल में जो क्यूब बनता ही है वो जो भी आपका लेंथ होगा फेसेस के अकॉर्डिंग वो सेम ही होगा, तभी तो वो क्यूब है ना। स्क्वायर क्या होता है, जो आपको पर्टिकुलर स्क्वायर का होता है ना लेंथ, वो क्या होता है, सेम होता है। क्यूब में भी सेम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं क्यूब की बात कर रही हूँ, अगर ये क्यूब है, अगर ये क्यूब है तो इसमें क्या होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए ईच एंड एवरी एक्सिस के बिटवीन। ठीक है, तभी ये आपका क्यूब बनेगा। नहीं तो ये XYZ एक्सिस का मतलब ये नहीं होता कि आप क्यूब की ही बात कर रहे हो। क्यूब क्रिस्टल सिस्टम का एक बस आपका 3D स्ट्रक्चर है। पर अगर मैं सिर्फ आपको बताऊं कि क्यूब का कितना, कैसे आप समझोगे क्यूब है आपका XYZ, तो आप बोलोगे कि मैडम क्यूब के लिए परपेंडिकुलर होना पड़ेगा XYZ एक्सिस के बीच एंगल बनना पड़ेगा 90 डिग्री, तभी होगा क्यूब। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर XYZ अगर है इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्यूब ही है। क्यूब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्यूब नहीं हो सकता, क्यूब हो सकता है अगर ये वाला पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं है, अगर 90 डिग्री कोई एंगल बन रहा है इसके पीछे, ये 21 डिग्री बन गया, ये वाला भी 90 डिग्री बन गया, तो ये कुछ अलग आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा होगा। अंडरस्टैंड? अब यहाँ तक तो आपने समझा कि ये जो पर्टिकुलर XYZ एक्सिस होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि XYZ जो आपका एक्सिस रहता है वो मैं ऐसे ही पढ़ाने वाली हूँ। X ये वाला रहेगा, Y ये वाला रहेगा, Z ये वाला रहेगा। इसके ऑपोजिट जो भी आपका कार्टेशियंस बन रहे होंगे उनको मैं नेगेटिव से बताने वाली हूँ। समझेंगे आप, टेंशन मत लीजिए। तो मैं अपनी जो वीडियोस बनाऊंगी वहाँ पर XYZ ऐसे ही आपका जो है होगा जो नाम। पर बहुत टीचर्स ऐसा नहीं चूज़ करते, बहुत सारे टीचर्स कभी यहाँ पर XYZ ऐसे दे सकते। सो घबराने वाली बात नहीं है, क्यूब की बात हो रही है तो अल्फा बीटा गामा एंगल सेम है। ठीक है, अगर आपका यहाँ XYZ लेने से कुछ अलग आंसर, मैं बताऊंगी कि यहाँ पर लेने से अलग आंसर भी आता है। आंसर क्वेश्चन का अरे क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसलिए समझा रही हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके साथ हमको ओरिएंटेशन समझ आती है और क्वेश्चंस के आंसर बनते हैं अलग अलग, इसके ही अकॉर्डिंग बन जाते हैं।
तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। मैं अपने वीडियो में एक्स वाई जेड को ऐसे ही पढ़ाऊंगा, तो आप अच्छे से देख लो, ठीक है। अच्छा, तो ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है ये बस आपका एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? 3D एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? 3D एक्सिस है। ये सिंपल 3D एक्सिस है, जहाँ पर कोई एंगल का हमको पता नहीं है, ठीक है। एंगल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी 7 क्रिस्टल सिस्टम से कुछ भी अल्फा बीटा गामा का एंगल हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर देख के हमको समझ नहीं आएगा कि क्यूब है कि क्या है, ये देख के समझ में आ जाएगा। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुआ तो देख के हमको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर हमारा क्या है, क्यूब, ठीक है। तो इसी की हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, और ये बहुत खास है। अब देखिए, स्टूडेंट्स को कॉमन ये डाउट आ जाता है कि मैडम अगर ये आपका एक्सिस है तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या है? देखिए, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस मतलब ये पर्टिकुलर तो बस कोऑर्डिनेट सिस्टम था, एक्स वाई जेड, है ना। पर अगर मैं कोई क्रिस्टल की बात करूं, जैसे ये वाला कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने देखा एक्स वाई जेड वाला 3D, पर क्यूब ये वाला है, ये वाला क्यूब है, ठीक है। और ये आपका क्या है? एनी ऑफ द 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर मैं पर्टिकुलर किसी क्रिस्टल का एक्सिस बनाऊं, क्योंकि उनके बीच में जो एंगल रहेगा वो अलग अलग रहेगा। क्यूब, अगर मैं अदर देन क्यूब वाला क्रिस्टल की बात करूं तो क्या होगा कि अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम का जो एक्सिस बनता है उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस भी चेंज हो जाता है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो पर्टिकुलर हम अपना एक्सिस बनाने वाले हैं वो एक्सिस मतलब 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर से ही बिलोंग कर रहा है। मतलब अगर मैं क्यूब की बात करने वाली हूँ तो क्यूब के अकॉर्डिंग मुझे एक्सिस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही लेना पड़ेगा। क्यूब के अकॉर्डिंग अगर मैं क्यूब क्रिस्टल्स की बात करने वाली हूँ तो क्यूब सिस्टम क्रिस्टल के अकॉर्डिंग आपका जो पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होगा वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। मतलब मुझे बनाना पड़ेगा, मुझे वैसा ही एक्सिस लेना पड़ेगा। दैट्स वाई क्यूब के लिए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये क्या है? क्यूबिक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्सिस रहते हैं। जैसे अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि क्या 3D सिस्टम में 3D स्ट्रक्चर सिस्टम में क्या एक्स वाई जेड जो एक्सिस रहता है वो एवरीटाइम एक्स वाई जेड एक्सिस में रहता है क्या? आप बोलोगे एक्स वाई जेड एक्सिस तो हमने पढ़ रखा था, तो एक्स वाई जेड ही होगा, 3D मतलब एक्स वाई जेड ऐसा हम पढ़ते हैं कि 3 प्लेन होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के। आप ऐसा आंसर दोगे, पर वहाँ पर भी गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक एक्सेप्शन होता है जहाँ पर एक्स वाई जेड के साथ एक और एक्सिस आता है जहाँ पर 4 एक्सिस कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं, 4 एक्सिस कोऑर्डिनेट की। अब वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है क्रिस्टल 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जहाँ पर एक्स वाई जेड नहीं बल्कि हम एक्स वाई जेड और आप समझो कि आप ए बी सी डी वाले जो एक्सिस होते हैं वैसे लेते हो। मतलब यहाँ पर 4 प्लेन्स की बात होने वाली है, कहाँ पर? हेक्सागोन में। तो पर्टिकुलर क्यूब और जो भी नॉन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स रहते हैं 3D स्ट्रक्चर्स, वहाँ पर आपको एक्स वाई जेड देखने को मिल जाएगा। पर अगर आप हेक्सागोन वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो हम अभी तो नहीं करवाऊंगी मैं, पर हाँ हमारे सिलेबस में जब मुझे दिखेगा तो मैं आपको जरूर करवाऊंगी। तो हेक्सागोन में क्या होता है? 4 एक्सिस रहते हैं। तो 3 एक्सिस ज़्यादातर आपको 3D में देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर नॉन हेक्सागोन की हम बात करते हैं तो आपको एक्स वाई जेड देखने को मिलेगा 3D में। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का डेफिनेशन क्लियर हुआ। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसलिए अलग है क्योंकि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आपको पर्टिकुलर एंगल के साथ बताएगा कि कौन से एंगल है, वही एंगल हम सिलेक्ट करेंगे जैसे हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम का एंगल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसीलिए हम क्यूब की बात कर रहे हैं क्योंकि क्यूब में आपको अल्फा बीटा गामा जो है वो सेम देखने को मिलेगा। सपोज आप एक क्यूब को देखो, ये आपको क्या है? एम स्क्वायर। ये क्या है? एम स्क्वायर।
अब क्या बना, क्यूब। ये क्यूब है। क्यूब का अभी तक मुझे कोई पर्टिकुलर फेस नहीं मिला है जिसका ओरिएंटेशन मुझे चेक करना हो, तो मैं एक क्यूब के किसी भी कॉर्नर का पॉइंट उठा लेती हूँ और वही कॉर्नर को मैं मान लेती हूँ मेरा ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से मुझे 3 एक्सिस देखकर बोलूँगा, 1 2 3, है ना। अब ये आपको क्या मिल जाएगा, एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस। अब ये एक्स वाई जेड एक्सिस जो आपका होगा, ये एक्स वाई जेड एक्सिस में आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है कि आपका पर्टिकुलर अल्फा बीटा गामा कहाँ है। अगर मैं मान लो कि इसको मैंने ए बी सी का नाम दे दिया, मान लो, अच्छा ये तो आपका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हो गया क्यूब के अकॉर्डिंग। अब मान लो कि ये वाला जो पर्टिकुलर क्यूब है इसका एक साइज है, इसका एक साइज मान लेते हैं। अब ये साइज के अकॉर्डिंग हमको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस नहीं मिलेगा। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस तो लॉन्ग रेंज है, पर जो आपको पर्टिकुलर क्यूब है वो तो कुछ साइज वेरी करेगा। तो यहाँ पर एक साइज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट में ये जो पर्टिकुलर आपका कॉर्नर कट कर रहा होगा इस पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोल देंगे कि यहाँ पर आपका क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब पर्टिकुलर इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट में हमको कुछ नाम देना पड़ेगा, क्योंकि एक इंटरसेक्ट बनाएगा। मैं इसको क्लियर करूँगी, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर आप लिखिए ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ये ए बी सी पर। अब हमको यहाँ पर ए बी सी में एंगल चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए बी सी मान लेते हैं, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ये आपका गामा। ए और बी, ये जो पर्टिकुलर आपको प्लेन दिख रही होगी, ये प्लेन आपको दिख रहा है ना, ये होगा ये जो पर्टिकुलर प्लेन आपको दिख रही है, ये आप फ्लोर समझो, फ्लोर। तो ये पर्टिकुलर जो आपको प्लेन, ये पर्टिकुलर प्लेन में आपको जो पर्टिकुलर प्लेन दिख रही है ना, अब ये प्लेन में आपको जो एंगल मिलेगा, ये ओरिजिन से ये दो एक्सिस के बीच में ये एंगल 90 डिग्री है। फिर आप कौन सा वाले लोगे, अल्फा बीटा गामा में, यहाँ पर आप लोगे गामा। अब ये हम देखिए बी और सी में, यहाँ पर आप लोगे अल्फा। अब अल्फा सॉरी ए और सी के बीच में आप कौन सा लोगे, बीटा। अल्फा बीटा गामा, मैडम 90 डिग्री सेम तो है, कहीं भी अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं? नहीं, कहीं भी अल्फा बीटा गामा हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आपको पर्टिकुलर जब आप दूसरे क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे, देखिए क्यूब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबका 90 डिग्री है, कहीं भी अल्फा बीटा गामा लिख दो। पर अगर आपको कहीं अलग वाला क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिला, जैसे हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पर अल्फा बीटा गामा एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पर क्या करेंगे आप, अगर आपने मान लो गामा यहाँ लिख दिया, जहाँ पर सी और बी के बीच में म्यूचुअल परपेंडिकुलर लिखा था, वहाँ पर आपने गामा का मान लो 120 डिग्री अगर हुआ तो 120 डिग्री का प्लेन तो वहाँ है ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर ए बी सी है ना, इससे हमको क्या देखने को मिलेगा, इससे हमको क्या मदद मिलेगी, अपने एंगल्स की मदद मिलेगी। ठीक है, एंगल्स के बाद हमारे पास जो पर्टिकुलर एंगल बनेगा, वो एंगल को हम इसके इक्वल रख देंगे अल्फा बीटा गामा के, देन हम उसके बीच में आराम से इसको रख सकते हैं और समझ सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर। सो ऐसे ही बनता है स्ट्रक्चर, और आई होप यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट टर्म का सॉल्व कर सकते हैं क्या? मैं आपको समझाती हूँ बेस इंडेक्स क्या होता है और उसका हम उपयोग करते हैं। इसका पहले लिख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आपको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का मतलब समझ में आ गया क्या? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस इंडेक्स को समझने के लिए आपको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है विस इंडिसेस के, मतलब विस इंडिसेस को समझने के लिए ये पर्टिकुलर आपको एक कंसेप्ट मिलेगा, वो कंसेप्ट को आपको पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद हम विस इंडिसेस को समझेंगे। देखिए क्या है कंसेप्ट, लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस, इसके अंदर ही आ जाएगा विस इंडिसेस, रैशनल लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस। ये हमको पढ़ना पड़ता है, इसीलिए अंदर विस इंडिसेस एंड मिलर इंडिसेस का कंसेप्ट क्लियर होता है। लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस क्या होता है? देखिए, लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस
क्या बताता है हमको ये लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस? पहले तो मैं आपको एक क्यूब बना के दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 क्रिस्टल सिस्टम से हमारा टॉपिक क्यूब है, तो क्यूब का ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में लेने वाले हैं। क्यूब का क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस मतलब अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर मैं एक क्यूब बना दी। पहले आपको एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड करेगा आपको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के ऊपर क्रिस्टल सिस्टम डिपेंड नहीं करता, क्रिस्टल सिस्टम कैसा है उसके ऊपर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस डिपेंड करेगा, राइट? तो यहाँ पर मैं क्या बनाने वाली हूँ? क्यूब। ये आपको क्या है? क्यूब है। अब क्यूब में मुझे मिल गया एक ऑरिजिन, मैंने एक कॉर्नर अपना ऑरिजिन माना। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो मुझे लाइन दिख रही है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर क्या मिल गया? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस मिल गया। अब इसी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से हमको मदद मिलेगी जो पर्टिकुलर हमारे पास क्यूब है उसका इंटरसेप्ट समझने में, और इंटरसेप्ट के अलावा हमारे पास जो विस इंडिसेस का कंसेप्ट आएगा हम पढ़ेंगे उसका समझने में मदद मिलेगी। पहले हमको लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस का मतलब थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन समझना। देखिए, बताया जाता है, शुरू करें कहानी से। बताया जाता है कि जो आप क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक्चुअली में डिपेंड करता है 7 क्रिस्टल सिस्टम से। अगर 7 क्रिस्टल सिस्टम से हमने क्यूब को अपना माना है ना, अपना जो क्वेश्चन के लिए क्यूब सॉल्व कर रहा है, तो क्यूब के साथ आपको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस मिलेगा, मिल भी है। अब इसी क्यूब के क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो पर्टिकुलर क्यूब है आपका वो इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अंदर आएगा, ठीक है? हाँ, पता है कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्यूब के अकॉर्डिंग ही आया है, पर अगर मैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की बात करूँ तो इसमें अब क्या है? क्यूब बहुत छोटा हो गया क्योंकि एक्सिस हमको मिल गया। अब क्या होगा? एक्सिस की तरह इमेजिनरी जाता रहेगा, ठीक है? पर ये अब क्यूब आप देखो कि इसके अंदर ऐसे ऐसे बैठा है, ठीक है? अब हम क्या देखना है कि इसी क्यूब का इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है? और इंटरसेप्ट के साथ हमको एक्चुअल में मल्टीपल वाला रूल क्या होता है, ठीक है? तो ये जिन्होंने एक बार रीडिंग कर लिया है बुक को, वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए, एक बार बुक को रीड कर लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर होगा, नहीं तो उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि हम बेसिकली क्या करते हैं कि बुक से देख के समझ नहीं आता है ना डेफिनेशन, तो हम यूट्यूब पे देखते हैं। अगर आप पूरा डिपेंड नहीं हो जाओगे तो आपको अपना डाउट ही समझ नहीं आएगा कि आपको समझना क्या है, ठीक है? तो आपको पहले बुक पढ़ना है, उसके बाद यहाँ देखना है, ठीक है? तो मैं आपको समझा देती हूँ जिन्होंने बुक पढ़ना है कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, एक्स वाई जेड जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसमें एक क्यूब बन रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो पर्टिकुलर क्यूब है, इस क्यूब का जो पर्टिकुलर फेस है, ये फेस के एक एक्स से ही जा रहा है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, क्योंकि हमने बनाया ही ऐसा है। ये जो पर्टिकुलर फेस आपको दिखा हो, ये पर्टिकुलर फेस, अब ये पर्टिकुलर फेस से जा रहा है ना, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। मतलब आप देखो कि ये जो आप क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस देख रही है, ये इस क्यूब से किस डायरेक्शन से पास हो रही है, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर अगर जेड एक्सिस के अलाउंग देखो, ऐसे अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट। यहाँ पर आप देखो वाई एक्सिस से ऐसे जा रहा है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर आपको फेस का कॉर्नर दिख रहा होगा, यहाँ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पर एक दिख रहा होगा, यहाँ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मतलब ये जो एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस के अलावा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना रहा है इसी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अंदर ये वाला क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। फिर से समझाती हूँ, एक्स वाई जेड क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अंदर अब ये क्यूब का फेस के अकॉर्डिंग हमको अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना है। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको ये बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका क्या बन जाएगा?
ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका बन जाएगा यूनिट प्लेन। क्या बन जाएगा? यूनिट प्लेन। इसे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलावा ये जो पर्टिकुलर आपको ए बी सी दिख रहा है ना, ये यूनिट प्लेन। क्योंकि हम अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब क्वेश्चन हमको क्यूब के ही डिटर्मिनेशन में बताना पड़ेगा, क्यूब के ही डिटर्मिनेशन में बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्यूब आपका क्या है, देखिए क्यूब हमारे पास ट्रेडिशन वे में था कि क्यूब से ही आपका जो पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बना है। अब ये क्यूब से ही हमको सारा प्लेन का ओरिएंटेशन डिसाइड करना है। तो क्यूब में जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस दिख रहा है, अब ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अंदर क्यूब का जो पर्टिकुलर आपको दिख रहा होगा ना, ये क्या है, ये इसका अंदर का एरिया है। अब इसी एरिया के अंदर जो भी प्लेन आएगा या इसके अंदर भी आ सकता है और पैरेलल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये सब क्यूब के अंतर्गत आएंगे। तो क्यूब को हमने एक अपना क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का एक आप समझो कि अपना फोकस पॉइंट बनाया है। ये क्यूब के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, ठीक है। इसलिए बता रही हूँ कि क्यूब ही आपका ट्रेडिशन वे में था, क्यूब से क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बन गया। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अंदर अब क्यूब का जो प्लेन होगा ना, वो डिसाइड करेगा कि क्यूब के एरिया के अंदर कितना पार्ट इंटरसेक्ट देगा। आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर यूनिट प्लेन जो है, यूनिट प्लेन का मतलब ये होता है कि जो आपका पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बना इस क्यूब की वजह से, इस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की वजह से, अब इसी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की वजह से जो आपका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बना, इसी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलावा जो आपका पर्टिकुलर क्यूब है, ये क्यूब आपका क्या बन जाएगा? छोटा सा बन जाएगा। अब ये क्यूब के अकॉर्डिंग अगर आप फेस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो तो आपको क्या बन रहा है? एक आपका छोटा सा क्यूब का एरिया बन रहा है। अब इसी क्यूब के अकॉर्डिंग आपका जो भी एरिया डिटरमाइन करने को देगा क्वेश्चन में, वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ही सोच के बताओ ना, अगर आपको इतना बड़ा सा कोई एक्सिस दे दिया जाए, इन्फिनिटी एक्सिस दे दिया जाए, और अगर मैं आपको कोई एक प्लेन उठा के बोलूँ कि अरे देखो ये प्लेन मैंने रख दिया, अब इस प्लेन का मुझे बताओ कि कितना आएगा ओरिएंटेशन, कितना आएगा इसका वैल्यू, आप बता पाओगे क्या? क्योंकि क्योंकि आप समझो ना, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक स्केल जैसा रहता है, ठीक है। आप एक्सिस के अलाउंग देखो, वाई एक्सिस के अलाउंग देखो, जेड एक्सिस के अलाउंग देखो, आपको एक स्केल जैसे मिलेगा। और एक स्केल में आप इस काउंट करके थोड़ी बैठोगे, तो आपको एक मतलब सपोर्टिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जिसके एरिया के अकॉर्डिंग हम एक अंदाजा लगा पाए कि पर्टिकुलर कोई भी प्लेन आएगा हमारे भविष्य में, जो भी हम प्लेन के बारे में स्टडी करेंगे, वो प्लेन एक्चुअल में कितना मेजरमेंट हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड इंडिसेस। समझ आए? तो यहाँ पर यूनिट प्लेन के अंतर्गत ही हमको क्या देखना पड़ेगा? अपना प्लेन, ठीक है। यूनिट प्लेन क्या है? जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट करे। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस मतलब ये, हाँ मान रही हूँ कि ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो है वो पर्टिकुलर इसी क्यूब के ही वजह से आया है। अगर क्यूब नहीं होता तो ये जो पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री वाला नहीं बन पाता, क्यूब है। पर अब देखिए क्यूब के अंदर जो भी प्लेन आएगा, ये क्यूब के अंदर प्लेन आ सकता है, बाहर आ सकता है, ये जरूरी नहीं है जो भी हम प्लेन लेंगे तो प्लेन आपका क्यूब के अंदर ही, वो बड़ा भी हो सकता है। पर हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि क्यूब के अंदर कितना पार्ट उसमें आ सकता है, कि क्यूब हमारे सपोर्टिंग सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि क्यूब को हमको एक मानना पड़ेगा, एक लेंथ ब्रेथ हाइट जो होता है वो इक्वल होता है, तो उसको हम एक सिस्टम से मानेंगे कि क्यूब हमारा क्या है? एक सपोर्टिंग सिस्टम है। क्यूब के अंदर जितना एरिया में इंटरसेप्ट बनेगा एक्सिस में, उतना ही हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटरसेप्ट आ जाएगा। किसका? जिस पर्टिकुलर प्लेन की हम स्टडी करने वाले हैं। अभी नहीं आना है, अभी सिर्फ यूनिट प्लेन की बात कर रही हूँ। तो यूनिट प्लेन आपको क्लियर हुआ? यूनिट प्लेन मतलब जिस एक्सिस पर ये जो पर्टिकुलर पोजीशन पर ये जो आपको दिख रहा है ना, क्यूब का फेस का एजेस कट हो रहा है, ये पर्टिकुलर आपका यूनिट प्लेन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप यूनिट प्लेन समझ रहे, यहाँ पर आप यूनिट प्लेन समझ रहे। अब यूनिट प्लेन के बाद हमको समझना पड़ेगा कि इसमें मल्टीपल होल नंबर ये सब क्या होता है। अब देखिए इसी यूनिट प्लेन में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इसी यूनिट प्लेन में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कोई अदर प्लेन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लेन है,
फाइंड करना है कि कौन से फेस पर या कौन से एक्सिस पर वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक क्यूब का एक साइड लूँ, मतलब एक फेस लूँ। जैसे आप देख सकते हो कि क्यूब अभी इस तरह मूव करके ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि मुझे एक कोई एक्सिस मिला, मुझे कोई एक्सिस मिला, जैसे मान लो कि मुझे कोई ये वाला पोजीशन मुझे मिला फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब ये वाला पोजीशन अगर मुझे फाइंड करना हो तो मैं क्या करूँगी, ये वाला पोजीशन फाइंड करने के लिए मैं ये पर्टिकुलर यूनिट प्लेन पहले देखूँगी। तो मुझे अगर यूनिट प्लेन यहाँ दिख रहा है, मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर प्लेन है इस पर्टिकुलर क्यूब का, उस क्यूब के प्लेन मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये वाला जो एक्सिस है वहाँ पर कहाँ तक ये इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड है, आपको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर हम प्लेन एक एज्यूम किए कि हम इसी प्लेन के अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन फाइंड करनी है, तो हम ये वाला ओरिएंटेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये वाला ओरिएंटेशन हम फाइंड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्स एक्सिस कहाँ पर है, ये वाई एक्सिस कहाँ पर है, ये जेड एक्सिस कहाँ पर है। अगर एक्स वाई जेड हमको देखने को मिल गया तो इसके साथ ही जिस पॉइंट पर ये टच कर जाएगा, ये जो शेडेड पॉइंट है, ये शेडेड पॉइंट जिस पार्ट में टच कर गया उसी पार्ट में हम समझेंगे कि ये इंटरसेप्ट बना है, ठीक है। अब टच करने से ही नहीं चलेगा, अब एक्सिस का लोकेशन या एक्सिस का आप समझो कि डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सिस का डायरेक्शन तभी हमको इसकी ओरिएंटेशन वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब देखिए बताया जाता है कि जो भी आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, मान लो कि ये आपका कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब मान लो कि ये आपको पर्टिकुलर फेस हमको फाइंड करना है, तो ये आपका ए हो जाएगा, है ना, ये आपका बी हो जाएगा और यहाँ पर तो सी है ही नहीं। तो अब क्या होगा कि ए बी से लिख देती हूँ, तो ए बी सी ये जो यूनिट प्लेन है, ए बी सी यूनिट प्लेन मतलब जिस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में क्यूब है और क्यूब का जो फेस पोजीशन यहाँ पर कट कर रहा है इसलिए ए बी सी है, ठीक है। अब मान लो कि हमको जो भी प्लेन मिलेगी, अब वो प्लेन हो सकता है कि इस पर्टिकुलर यूनिट प्लेन के इक्वल हो जाए, ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर यूनिट प्लेन के पैरेलल हो जाए, या फिर इस पर्टिकुलर यूनिट प्लेन के मल्टीपल के इक्वल, ठीक है। मल्टीपल के इक्वल मतलब मान लो कि ये मेरे पास एक मान लो नहीं, यही मेरे पास एक क्या है, यूनिट प्लेन का एक्सिस है, ठीक है। अब ये यूनिट प्लेन का एक्सिस को मैं क्या करूँगी, सपोज मेरे पास एक हमारे पास प्लेन, ठीक है, क्या है हमारे पास प्लेन, तो इस प्लेन को मान लो कि कोई प्लेन है और वो प्लेन यहाँ कट कर रहा है, तो ये अगर यहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर अगर कट करेगा, मतलब ये जो पर्टिकुलर इंटरसेप्ट हमको यूनिट प्लेन के अकॉर्डिंग देखने को मिल रही थी, ये यूनिट प्लेन के अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट आधा बनेगा, ठीक है। आधा क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए आधा यहाँ पर कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ आधा कट रहा है, मतलब यहाँ पर ये पूरा कट सकता था, मतलब ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास फोकस पॉइंट था, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको दिखना था कितना कट रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो आधा कट रहा है, इस एक्सिस का आधा कट रहा है, क्या कट रहा है, इंटरसेप्ट बन रहा है ना। तो आप सोच के बताओ कि अगर ऐसे वाले क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो हम क्या समझेंगे, ये जो पर्टिकुलर लेंथ होगा, ये जो पर्टिकुलर एक्सिस का लेंथ होगा, ये एक्चुअल में कुछ नहीं, इस पर्टिकुलर एक्सिस का जहाँ पर इंटरसेप्ट बना, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो पर्टिकुलर एक्सिस है वो कितना है, हमने बस इंटरसेप्ट बना के छोड़ दिया। अब इंटरसेप्ट बना के हमने छोड़ तो दिया, पर हमको ये पर्टिकुलर यूनिट प्लेन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि इंटरसेप्ट कितना बन रहा है। ये पर्टिकुलर यूनिट प्लेन ही हमारे पास सपोर्टिंग सिस्टम है, ये पर्टिकुलर यूनिट प्लेन हमारा सपोर्टिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास यूनिट प्लेन का सपोर्टिंग सिस्टम ये है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के ऊपर, मतलब हमको यहाँ तक इंटरसेप्ट देखना है कि एक्चुअल में कितना होगा, ठीक है। तो जितना आपका जो प्लेन आपको दिया जाएगा, अगर आपको यहाँ पर कुछ कटिंग पॉइंट मिला तो आपका क्या होगा, जो पूरा एक्सिस होगा, ये यूनिट प्लेन वाला एक्सिस जो होगा वो कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर मान लो अगर ए हुआ, स्मॉल ए डैश लिख देती, अगर ये ए डैश हुआ मतलब ये एक्चुअल में कुछ नहीं,
ये जो पर्टिकुलर लेंथ होगी वो एक्चुअल में इसी ए डैश का ही मल्टीपल होगा। मतलब अगर मान लो कि ये आपका हाफ है, आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए डैश, हाफ इंटू ए डैश। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरसेप्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ इंटू ए डैश, हाफ इंटू ए डैश। समझे समझे, यहाँ से लेके यहाँ तक ए डैश, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फाइंड किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ही मल्टीपल बन गया। आया समझ, आया समझ, क्लियर हुआ? यहाँ पर लिख लीजिए, द यूनिट प्लेन the two face intersecting points on the crystallographic axis the unit plane can be या may be can हो सकता है, may be equal to equals to the unit plane, मतलब ये unit plane, यही हमारे पास सपोर्टिंग सिस्टम है, यही हमारे पास फोकस है। यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखना है, यहाँ नहीं देखना, यहाँ पर देखना, ठीक है? मतलब जो भी हमारे पास ये जो पर्टिकुलर लेंथ बनेगी इंटरसेक्टिंग, वो इंटरसेक्टिंग आई मीन इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब ये इंटरसेक्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मल्टीपल, इसी का मल्टीपल, इसीलिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके दिखाया जाता है। मतलब 1/2 अगर यहाँ से यहाँ तक इंटरसेक्ट है, मतलब ये पूरा इसी का मल्टीपल है। ऐसे 1/2a is the whole intercept from this origin up to this unit plane. Okay, so maybe equals to the unit plane. The unit plane may be equals to the, आपको बता दूं ये जो इंटरसेप्ट है प्लेन इंटरसेप्ट है, ठीक है? तो द प्लेन इंटरसेप्ट इक्वल भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर इक्वल नहीं था, इक्वल हो भी सकते हैं, यहाँ पर जैसे इक्वल हो सकता है। ये भी डिपेंड करेगा कि आपके पास पर्टिकुलर पैरेलल है एक्सिस यूनिट प्लेन का और नहीं, ठीक है? अच्छा, मे बी इक्वल्स टू द प्लेन इंटरसेप्ट और मे बी मल्टीपल। देखिए ये मल्टीपल आपको बताया गया है, पर क्या होता है कि मल्टीपल आपका बोलते हैं ना कि फ्रैक्शनल होल नंबर नहीं हो सकता, मल्टीपल नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको ना चेंज कर देते हैं, ये विसिंडिसेस को पढ़ते नहीं। हाँ, अभी हम विसिंडिसेस को नहीं समझे कि एक्चुअल में विसिंडिसेस कहाँ पर आएगा, पर हाँ ये पर्टिकुलर 1/2a आपका क्या है, एक्चुअल में इसी का ही मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया, ठीक है? मे बी इक्वल्स टू द प्लेन इंटरसेप्ट और मे बी मल्टीपल ऑफ द प्लेन इंटरसेप्ट और ये भी पैरेलल हो जाए साथ, हमको एक और चीज क्लियर होगा कि ये इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? फिर से समझाते हुए लिख लीजिए।